अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। और आप इनके बारे में जानने के लिए तरह तरह का प्रयास करते रहते, तरह 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 के सोर्सेज को देखते रहते हैं। मैं एक बात बताऊं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता कैसे मिलती है और आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, मैं आज इसको बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भारत की लड़की है और किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ली तो क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो मैं इन सब चीज़ों को, आपको नागरिकता, आपका कैसे पंजीयन होता है, कैसे आपकी नागरिकता बनती है, कैसे आप विदेश से हैं भारत में आकर के आपको नागरिकता मिल जाएगी, या अगर आप भारतीय मूल के नहीं हैं और भारत में अपनी नागरिकता का कोई सबूत खोजना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको प्रयास कर रहे हैं कि हमको यहाँ नागरिकता मिल जाए, तो वो कैसे आपको प्राप्त होगी, इससे रिलेटेड मैं टर्म्स को बातें करने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है, एक टर्म हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसकी बात मैं पहले करता हूँ। तो इसमें एक और बात मैं पहले बता दूं कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो इसके अध्याय जो हमारा है भाग 4, भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। अब ये जो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले जो है ये जरूरी है कि वो भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पहले वह अपना नाम दर्ज कराए। उसमें पहले वो अपना रजिस्टर में अपना मेंशन करे कि वो भारत का नागरिक है, ये चीज़ वो पहले शो करना पड़ता है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है कि किसी व्यक्ति को 9 बातों की जानकारी देनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको इन 9 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला क्या है कि व्यक्ति का नाम और उसका भारत में आवासीय स्थिति क्या है, मतलब वो नाम क्या है और कब से रह रहा है, कैसे रह रहा है। दूसरा एनपीआर, जो हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हमने कहा, उसमें सम्मिलित होने का उसका आधार क्या है, क्या वो भारत का मूल वासी है या विदेश से आया है, या जो भी है वो उसको बताना है। तीसरा उसको बताना है कि परिवार के प्रधान से संबंध क्या है, अगर वो किसी परिवार में है, किसी परिवार का सदस्य है, तो उसे बताना है कि उस परिवार का सदस्य वो कैसे है। फिर उसको बताना है लिंग, उसकी जाति देना है, भाई कोई ना कोई तो लिंग होगा आपका, मेल होंगे, फीमेल होंगे, नहीं तो कॉमन जेंडर होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, तो ये लिंग आपको बता देना है। फिर उसके बाद जो है सो जन्म तिथि आपको प्रमाण पत्र देना है, डेट ऑफ बर्थ बताना ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसका डेट ऑफ बर्थ पहले बताना है। छठी चीज क्या है, वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्थिति क्या है, मैरिज है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, जो भी है वो आपको फिर बताना है। छठी चीज। सातवीं चीज, शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी है, क्या आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं, ये देना है। और आठवीं चीज जो है आपका व्यवसाय क्या है, आपका बिजनेस क्या है, कौन सा काम करते हैं। नौवां चीज जो है माता पिता का या पति का जो है सो नाम देना है। ये 9 चीज, चाहे वो किसी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी व्यक्ति हो, सबको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में शामिल होने से पहले, उसमें नाम देने से पहले, नाम सम्मिलित करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब देखिए बात क्या होती है जो जानने की आपको जरूरत है। अब देखिए यहाँ जो है, जब तक आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर में आपका नाम सम्मिलित नहीं होगा, तब तक आपको एनआरसी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एनआरसी क्या होता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है। अब ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है, इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत भारत में कब किया गया, एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये 1951 में जब भारत स्वतंत्र हुई तो पहली बार भारत की जो जनगणना हुई, तो उसके बाद इस जनगणना के आधार पर नागरिकों का आंकड़ा, जो डाटा है, वो इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक रजिस्टर बनाया, जिस रजिस्टर का नाम रखा गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसको एनआरसी कहा जाता है। लोग हंगामा करते रहते हैं, नहीं जानते, नहीं समझते, तो कुछ भी कुछ। और पॉलिटिशियंस तो जो अपनी सरकार है तो सब कुछ ठीक है, दूसरी की सरकार है तो फिर उनका विरोध में हंगामा करना है। पब्लिक जो मूर्ख है उसको लेकर निकल जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो भी राजनीतिक अपना सीखने के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, जो रियलिटीज़ है वो सारी चीज़ें इनको जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो एनआरसी है, उसका निर्माण किया गया 1951 के जनगणना के बाद। और इसमें वर्तमान समय तक ये व्यवस्था सिर्फ जो है असम में थी, जिसको कई स्टेट्स लागू करने के लिए प्रोसेस में है, और भारत सरकार कहती है मैं पूरे देश में इसको लागू करूंगा। अब इसमें था क्या, इसका वजह क्या था, एक्चुअल असम में बांग्लादेश के बड़े संख्या में लोग आकर के वहां पर बसने लगे थे पहले।
तो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो लोग आकर बसने लगे थे, जिनका एक अनुमानित संख्या जो है 30 जुलाई 2018 तक जो प्रकाशित हुआ था, उसमें 40 लाख और 40 लाख, जिसमें से 1 लाख 2019 के अनुसार एनआरसी में सम्मिलित नहीं हो सके थे। 40 लाख लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया था और ये संख्या जो था वो करोड़ में थी। तो उसमें से 40 लाख लोगों का जो है वो आंकड़ा मतलब उसमें सार्वजनिक सरकार ने किया था, असम गवर्नमेंट ने, कि इतने लोग जो हैं हमारे राज्य में आकर के अवैध रूप से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ शिफ्ट कर चुके थे। अब देखिए, पश्चिम बंगाल हो या असम हो या जो भी उसके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ बांग्लादेश या विदेशों से आकर के रहने वाले लोग वहाँ शिफ्ट हैं, उसके लिए भी सरकार ने एक प्रोविजंस किया है। जैसे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस किया है कि अगर 24 मार्च 1971 की आधी रात तक जो लोग भारत आए हैं उन्हें यहाँ का नागरिक माना जाएगा। गौर कीजिएगा, ठीक से समझेंगे। यहाँ 24 मार्च 1971 की आधी रात तक जो व्यक्ति भारत आए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया है, 1991 से लेकर 1961 के बीच में जो आए हैं, 1951 से लेकर 1961 के बीच में जो लोग भारत आए हैं, वो लोग भारत के पूर्ण नागरिक, उनको नागरिकता दी जाएगी और वोट का भी उनको अधिकार दिया जाएगा। पूर्ण नागरिकता का मतलब वो आपको वोट का अधिकार दिया जाएगा। और 1961 से 1971 के बीच में अगर आप आए हैं तो आपको सिर्फ भारत में रहने का अधिकार दिया जाएगा, नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण नागरिकता नहीं मिलेगी। पूर्ण नागरिकता मतलब आपको वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कब? अगर आप 61 के बाद आए हैं तो फिर ये 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अगला प्रोविजन इसमें किया गया है कि 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत में आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है वे अवैध नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। ये एनआरसी का प्रोविजंस है। अगर आप एनआरसी में आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अवैध नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। अब आगे भी हम लोग बताएंगे कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। अगर आप अवैध घोषित किए गए हैं तो फिर आगे का प्रोसेस आपको क्या मिलता है। एक्चुअल जो है ये भारत सरकार ने नहीं किया है, वर्तमान भारत सरकार उसका सिर्फ क्रेडिट ले रही थी। ये भारत सरकार का कोई इसमें देन नहीं है। एक्चुअल जो है ये 2009 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ असम पब्लिक वर्क्स एक वहाँ की संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है, उसने क्या किया था, उसमें केस कर रखा था और उसमें फाइट कर रही थी उसके अगेंस्ट। और उसी के जो है सो केस मुकदमे के पक्ष में जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या किया, एक डिसीजन दिया कि एनआरसी को किसी भी क्राइटेरिया में भारत में लागू किया जाए। और ये 2013 के बाद 2014 में चूंकि चुनाव था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने लागू करने का हिम्मत नहीं जुटाया। करना तो उन्हीं का, डिटेंशन सेंटर वगैरह सब असम में सब वही लोग बनवाए थे, लेकिन उन्होंने इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि आगे 2014 में चुनाव था तो उन्होंने सोचा कि हम हार जाएंगे। डिटेंशन सेंटर बन चुकी थी, सब चीज़ बन चुकी थी, लेकिन लागू करने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। असम जैसे ही अगली गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसको अपना आधार बना लिया चुनाव का, और उसने क्या किया, उसको जो है आगे चल करके लागू करने का प्रक्रिया सरकार, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी को उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया, शुरुआत किया, और उसका क्रेडिट लेने का काम शुरू बीजेपी सरकार करने लगी। अब ये देखिए आगे वाला जो हम लोग इसमें टर्म जो हम लोगों को जानने की जरूरत है, आगे क्या क्या जानना है। पहली बात, हम लोग कैसे, मैंने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, क्या उसका प्रोसीजर है। पहले इसके लिए हम लोगों को 3-4 बातें और जानने की जरूरत है। हमारे देश में पहली बात एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक जो है ये भारत में नागरिकों का प्रावधान किया गया, नागरिकता का प्रावधान किया गया, लेकिन 9, 10 और 11 जो है ये भारत में के संविधान में 9, 10, 11 में जो प्रावधान किया गया है ये कानून बनाना है, नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून अलग है, वो आम नागरिक के लिए वो चीज़ें नहीं है। अब आइए देखिए होता क्या है, जन्म से आपको नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 5 हमारा कहता है, आर्टिकल 5, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। कैसे? अगर आप 26 जनवरी 1950 को या उसके पूर्व आप भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। नहीं भी अगर जन्म मिला है, जहाँ आपका जन्म बाद में भी हुआ है, तो अगर आपके माता पिता या आपके पूर्वज में से कोई भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन देखिए एक्चुअल पहले माँ के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती थी, माँ के नागरिकता के आधार पर नहीं मिलता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 1992 में, 1992 में, और माता की नागरिकता के आधार पर भी बच्चे को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जो हमारे अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा फिर समझेंगे। भारत प्रवचन द्वारा भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। अब देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंडियन सिटीजनशिप बाय इंडियन माइग्रेशन।
इंडियन माइग्रेशन। अब देखिए, अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, पंजीकरण अगर वो करवा लिया होगा आकर के तब। उसी तरह देखिए, पाकिस्तान, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और वो भारत के नागरिक हो गए। उस तरह देखिए, पाकिस्तान प्रवचन द्वारा भारत की नागरिकता का समापन, अनुच्छेद 7 हमारा प्रावधान करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान प्रवचन मतलब पाकिस्तान चला गया हो, माइग्रेट कर गया हो 1 मार्च 1947 से पहले, मैंने 47 के बाद, तो वह जो है सो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान क्या है। अब कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में प्रावधान क्या किया गया, इसमें 5 प्रावधान मुख्य रूप से किया गया था। पहला किया गया, जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंश के आधार पर अगर आपके पूर्वजों में से, माता पिता दादा दादी में से कोई आपके भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तीसरा प्रावधान किया गया पंजीकरण के द्वारा, अगर आप विदेशी हैं या विदेश से हैं या किसी भी दूसरे देश से भारत में शिफ्ट किए हैं तो आपको क्या करना है, भारत की नागरिकता मिलेगी। प्रोविजंस क्या है कि आपको कम से कम आप 6 महीने तक भारत में अस्थायी तौर पर रह रहे हो या 5 साल तक का पीरियड पूरा कर चुके हैं तो आप यहाँ पंजीकरण के लिए जो है सो आवेदन कर सकते हैं कि हमको भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो हमने बताया ऊपर एनआरसी के अंतर्गत जिन लोगों को नहीं दिया जा रहा है वो प्रोसेस से आएंगे तो उनको नागरिकता मिल सकती है। आगे चौथा जो है सो देशीयकरण की बात होती है। अगर कोई विदेशी नागरिक है, दूसरे देश में रहने वाला है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो क्या करेगा, हमारे यहाँ देशीयकरण मैंने भारत में नागरिकता लेने के लिए वो आवेदन करेगा और फिर उसी आवेदन के अंतर्गत जो प्रोविजंस मैंने बताया, कम से कम 6 महीना वो भारत में रह रहा हो और तब उसको भारत की नागरिकता के देने के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। पांचवा हमारा होता है क्षेत्र में समावेशन। अगर हम लोग जैसे जम्मू कश्मीर को हमारे देश में मर्ज कर लिया गया तो वहाँ के सारे नागरिक भारत के हो गए, गोवा के साथ वही बात हुआ था। तो ऐसे कोई भी क्षेत्र, दमन दीव के साथ वही हुआ था, कोई भी क्षेत्र जो भारत का क्षेत्र नहीं था और उसको भारत में मर्ज कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के सारे नागरिक भारत के नागरिक हो जाते हैं। ये इसको कहा जाता है क्षेत्र में समावेशन के द्वारा या विलय के द्वारा भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हम लोगों ने बताया, यहाँ पंजीकरण की बात मैं बता चुका हूँ। पंजीकरण के लिए अनुच्छेद 8 का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो मिनिमम 6 मंथ या 5 वर्ष तक के पीरियड अगर पूरा किया है तो नागरिकता के लिए आपको प्रोविजंस कर सकता है। अब देखिए, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, देशीयकरण बता चुका हूँ, आवर्जन बता चुका हूँ। अब आगे देखिए जो जानना है, राज्य क्षेत्र में विलय में बता चुका हूं। अब आगे जो आपको जानना है सो देखिए, नागरिकता का लोप कैसे होता है। जो मैंने बताया, अब प्रियंका चोपड़ा का नागरिकता भारत से समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, वो भारत की नागरिकता समाप्त किया गया तो पूर्ण नागरिकता उसकी समाप्त की गई है, लेकिन उसकी नागरिकता है उसके पास। सानिया मिर्जा के साथ भी सेम केस था, उसके पास भारत की पूर्ण नागरिकता उसका छीन लिया गया, नागरिकता नहीं छीनी गई थी। अब उसकी भी बातें हम लोग करेंगे। पहले देखिए नागरिकता कैसे छीनी जाती है। जैसे नागरिकता का परित्याग, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कहे कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा तो उसको नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगी, लिखित दे दे तो। उसी तरह परेवास, दूसरे देश में जाकर के कोई व्यक्ति बस जाए तो उसकी नागरिकता एक समय के बाद उसकी समाप्त हो जाती है। फिर नागरिकता से वंचित किया जाना, अगर वह देश में मान लीजिए कोई ऐसा काम करता है, कोई गलत एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, देशद्रोह का बात हो, देशद्रोह की एक्टिविटीज़ में हो, तो उसके भारत की नागरिकता सरकार जो है समाप्त कर देगी। फिर है विवाह के कारण। अब देखिए, यही मैं बात बता रहा हूँ कि प्रियंका चोपड़ा की आपको यहाँ सानिया मिर्जा का क्यों जो है सो नागरिकता समाप्त किया गया, पूर्ण नागरिकता उसका क्यों छीन लिया गया। इसका कारण क्या है कि अगर कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, अगर भारत की कोई भी स्त्री अगर किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो चाहे तो वह दोहरी नागरिकता के अंतर्गत, जिसके प्रोविजंस को मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ, ओवरसीज नेशनलिज्म की बातें करने जा रहा हूँ, ये एक प्रोविजंस है, उसके अंतर्गत वो भारत की नागरिक बनी रह सकती है। लेकिन पूर्ण नागरिकता के बाद जो मैंने बताया है, उसका वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, उसका चुनाव लड़ने राजनीति में का अधिकार समाप्त हो जाएगा, ये चीज़ समाप्त हो जाएगा। नागरिकता सिर्फ मिलेगी भारत में रहने के लिए, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ जो है ये विवाह के कारण ऐसा केस होता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधि मैंने बता दिया, विदेश के मन बता दिया मैंने। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए, फकीर हो जाए, सन्यासी हो जाए तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। बशर्ते वो चीज़ घोषित हो जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है सो क्या है, पागल है या सन्यासी हो गया या फकीर हो गया है।
अब यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जैसे अनुच्छेद 10 के अंतर्गत भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोहरी नागरिकता का एक्चुअल प्रावधान अमेरिका में किया गया था, अमेरिका में है, लेकिन दोहरी नागरिकता में क्या होता है, वही बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये पूर्ण नागरिकता नहीं होती। इसकी शुरुआत 2003 में भारत सरकार ने, जो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, एक प्रोसीजर प्लान किया कि जितने भी एनआरआई लोग थे, भारत के लोग जो विदेशों में जाकर के बस गए थे, उनको दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया था। लेकिन भारत सरकार ने उस वक्त क्या किया, अटल जी की सरकार ने मात्र 16 देशों के भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया था। मतलब उस देश का भी आप नागरिक रहिए, मेरे देश का भी नागरिक रहिए, लेकिन पूर्ण नागरिकता नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूर्ण नागरिकता की बात नहीं कही गई थी। तो ये जो है 2005 में फिर जो है सो नागरिकता संशोधन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई, तो उसने क्या किया, कहा कि सिर्फ 16 देश क्यों, हम पूरे वर्ल्ड को हम क्यों नहीं देंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में बसे हुए हैं, उन सबों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ओवरसीज नेशनलिज्म के अंतर्गत दोहरी नागरिकता अनुच्छेद 10 के अंतर्गत प्रोविजंस किया गया है। लेकिन किसी को भी वोट देने का अधिकार यहाँ पर, या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। यही है हमारे ओवरसीज नेशनलिज्म में। और लास्ट बात मैं बता दूं, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारत सरकार ने किया था, उसमें CAA जिसको कहा जाता था, काफ़ी हंगामा हुई थी, आप सब लोगों ने देखा था। उसमें क्या था, ये किया गया हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध, अगर इन 6 धर्म के लोगों में से इसमें मुस्लिम धर्म को सम्मिलित नहीं किया था। कोई भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अगर वो भारत में आकर के पलायन कर गया है और भारत में आकर के रह रहा है शरणार्थी के रूप में, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसे बशर्ते प्रोविजंस के अंतर्गत, जो भी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत जाकर के क्या करना होगा, यहाँ पर आग्रह करना पड़ेगा, भारत सरकार के साथ आग्रह करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा पंजीकरण का, देशीकरण का। पहले पंजीकरण देना पड़ेगा, फिर देशीकरण के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब जाकर के उसको उसकी नागरिकता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको नागरिकता के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो फिर कमेंट्स वगैरह अच्छे अच्छे करेंगे। फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूँ।